हेलो नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। चलिए तो करिए शुरुआत आज की। बिल्कुल, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये जो हमारी क्लास है ये आपकी नेट जेआरएफ को लेकर के है और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल सभी के सभी किसके द्वारा? डब्ल्यू फ्रैंक के द्वारा। व्याख्या पढ़ते हैं कि फ्रैंक के विचार डेविस के विचारों से सर्वदा भिन्न हैं। फ्रैंक के अनुसार ढालों का जो रूप है अपर्दन की तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपर्दन की तीव्रता पर। आगे, जो मुख्यतः उत्थान की प्रकृति से नियंत्रित होता है। किससे? उत्थान की प्रकृति से नियंत्रित होता है। तीव्र उत्थान की अवस्था में नदी अपर्दन की तीव्रता भी अधिक होती है और घाटियों के ढाल उत्तल होते हैं। स्थिर उत्थान की स्थिति में ढाल सीधा होता है। जो स्थिर उत्थान है उसकी उपस्थिति में कैसा होगा? ढाल सीधा देखने को मिलेगा। और कम उत्थान या उत्थान की घटती दर स्थिरता की अवस्था में जब अपर्दन की तीव्रता कम रहती है तो अवतल ढालों का निर्माण होता है। जब क्या होता है? अपर्दन की तीव्रता कम रहती है तो अवतल ढालों का निर्माण होता है। जब तीव्र होती है तो उत्तल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है। परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है तो ये कैसा होता है? बिल्कुल, तो ये होता है अनुवर्ती अपवाह के विपरीत। परवर्ती अपवाह सामान्यतः कैसा होगा? अनुवर्ती अपवाह के विपरीत देखने को मिलता है। पढ़ते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता मीन्स नदी का उद्भव होता है। अनुवर्ती नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं और जो अनुवर्ती नदियां हैं जैसा ढाल होगा उसके अनुरूप ही बहने का काम करेंगी। इन्हें नती सरिता कहते हैं। बलित पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवर्ती नदियों का क्या होता है? अभिनवीय गर्तों में उद्भव होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी जो नदियां हैं उनमें अभिनवीय गर्तों में उद्भव होता है। ऐसी नदियों को अभिनतीय अनुवर्ती सरिता कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? अनुवर्तीय सरिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण से है। कथन कारण में आपको पढ़ना है पहला, मेग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेख पर निसंतित होता है। आगे आपका कथन, आवाज आ रही? एक मिनट। तो देखिए, चले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 कहने का काम कर रहा है हमारे सामने, जो मेग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निसंसुत होता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं पहले, आ रही प्रॉपर नहीं आ रही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यह जो मैग्मा है, मैग्मा अपवर्तक पटल पर सीमा रेखा पर निसंसुत होता है। कारण, क्योंकि ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। अब इनमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, जो मैग्मा अपवर्तक पटल है सीमा रेखा पर निसंसुत होता है, बिल्कुल होता है। और क्योंकि ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है, तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, वो हमें बताना है। ठीक, थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं और व्याख्या में क्या कह रहा है
कि मेघमा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निसंतरित होता है क्योंकि ऊर्ध्वगामी मेघमा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है, जो क्या होता है उसके शीर्ष तक पहुंच जाता है। आगे बात करूं मैं, आगे आपके संवहन धाराओं के अनुरूप प्लेट का विस्थापन 3 प्रकार का होता है। संवहनीय धाराओं के आधार पर जो प्लेट का विवर्तन है वो कितना होता है, 3 प्रकार का। पहला देखें आप, अपसारी सीमांत। अपसारी सीमांत किसे कहते हैं? देखिए, एक तो अपसारी और एक अभिसारी और तीसरा है हमारा परवर्ती सीमांत। तो पहला पढ़ेंगे हम अपसारी। तो अपसारी में क्या होता है, ये वे सीमांत होते हैं जब मैग्मा ऊपर उठकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। इस क्रिया में प्लेटें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं तथा महासागरीय तली का प्रसरण होता है। देखिए, अपसारी में क्या होता है, जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा वो विपरीत दिशाओं की ओर प्रवाहित होगा, इससे जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, महासागरीय तली का प्रसारण होता है। सेकंड देखने को मिलता है अभिसारी सीमांत। कौन सा? अभिसारी सीमांत। जब दो भिन्न दिशाओं से संबंध धाराएं परस्पर मिलती हैं, जब दो भिन्न दिशाओं से संबंध धाराएं परस्पर मिलती हैं तथा दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्या होती है, दोनों मिलेंगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो अभिसारी सीमांत पर खाइयां होती हैं। क्या होती हैं? खाइयां, जिनका अवतलित प्लेट का पिघला हुआ पदार्थ पुनः बाहर निकल करके ज्वालामुखी श्रृंखलाओं तथा दीपीय पापों का रूप धारण कर लेता है। देखिए, अपसारी में क्या देखा था, अपसारी में अलग अलग दिशाओं के अंदर प्रभावित होंगी और इससे किसका निर्माण देखने को मिलेगा, इससे महासागरीय तली का। अभिसारी में क्या होता है, जब दो भिन्न दिशाओं में संबंधीय धाराएं परस्पर मिलती हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का, यानी ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। वेरी गुड, सबके अच्छे जवाब हैं, है ना। लास्ट बचता है हमारे पास में परवर्ती सीमांत। इन्हें संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? परवर्ती सीमांत को इन्हें संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्या कह रहा है उसकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमें एक दूसरे से मिलाना है। तो चलिए पहले हम देखिए, हिमयुग यूरोप उत्तर अमेरिका, पहला था गुंज का और दूसरा पहला नेब्रास्का में, यानी हिमयुग के अंदर हमें देखने को मिले, हिमयुग के अंदर क्या होगा देखने को मिले। तो हम बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप में सबसे पहले गुंज और उत्तर अमेरिका में नेब्रास्का, और दूसरे की बात करें तो मिंडेल और इधर देखने को मिलता है कंसास, और तीसरे की बात करें हमें यूरोप में रिस और उत्तर अमेरिका में इलिनॉइन, और चौथा देखने को मिलता है बुर्म और यहाँ पर देखने को मिलता है विस्कॉन्सिन। ठीक है ना, यानी दो हिमयुगों के मध्य के काल को अवान्तर हिमयुग कहा गया है। दो हिमयुगों का काल है, उसका जो मध्य का काल होता है उसे क्या नाम से जाना जाता है, उसे आपके जाना जाता है अवान्तर हिमयुग के नाम से। पहला पढ़ेंगे हम आप्टोनियन अवान्तर हिमयुग, नेब्रास्का तथा कंसास के मध्य, नेब्रास्का तथा कनास्का के मध्य का कौन सा कहलाएगा, इनके मध्य कहलाएगा आपका ऑप्टेनियन। इसके बाद में यारमाउथ अवान्तर युग, ये कंसास तथा इलियोनियन, कौन सा हो गया ये, यारमाउथ। फिर है संगमम अवान्तर हिमयुग, इसका नाम है इलिनोइन और विस्कॉन्सिस, इलियोनियन और विस्कॉन्सिस के देखिए आप्टोनियन, नेब्रास्का, कंसास इलियोनियन के मध्य यारमाउथ, और इलिनोइन और विस्कॉन्सिस के मध्य होता है संगमम हिमयुग या अवान्तर हिमयुग हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम सभी के सभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही प्यारा है हम सभी के लिए, और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। चलिए करते हैं। जैसे सिद्धांत दिए गए और दूसरी तरफ नाम दिया गया है। मैं बात करूं सबसे पहले प्लेनेटोसिमल सिद्धांत दिया था चैम्बरलिन ने। किसने दिया था? चैम्बरलिन ने। तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था जेफ्रीज ने। किसने? तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज। प्लेनेटोसिमल सिद्धांत चैम्बरलिन ने। भूसन्निधि उत्पत्ति सिद्धांत दिया था कोबर ने। भूसन्निधि उत्पन्न सिद्धांत कोबर। महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत डेली। वापस से याद करेंगे, महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत डेली के द्वारा, भूसन्निधि उत्पत्ति सिद्धांत कोबर के द्वारा, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा और प्लेनेटोसिमल सिद्धांत चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। आगे बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्या कह रहा है,
कि हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा होता है। हरित गृह प्रभाव है वो किसके द्वारा होता है, तो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के अवशोषण द्वारा। किस कारण होता है, वातावरण में जो CO2 है और आपका जल वाष्प है उसके अवशोषण के द्वारा। थोड़ा सा पढ़े। हरित गृह प्रभाव सूर्य ताप के पार्थिव विकिरण के वायुमंडल द्वारा रोके जाने की क्रिया है। देखिए क्या होता है, हरित गृह प्रभाव में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो विकिरण है वो वायुमंडल द्वारा रोक लिए जाते हैं। जैसे CO2 की एक परत जम जाती है, और मैं थोड़ा सा समझाऊं इसको। जैसे ये हमारा सूर्य है और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो कुछ किरणें बिल्कुल पृथ्वी पर रुक जाती है, लेकिन कुछ वापस जाती हैं, परिवर्तित होके वापस जाती हैं। अब इसी को जो आपके CO2 और जल वाष्प है उसकी अधिकता हो जाती है, तो ये किरणें ऊपर नहीं जा पाती हैं। क्या नहीं हो पाता, ऊपर नहीं निकल पाते हैं। तो आगे, तो संपूर्ण ग्लोब के तापमान को क्रमशः बढ़ा रही हैं। तो क्या होता है, जब ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे क्या टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए प्रमुख रूप से CO2 गैसें हैं जिन्हें हरित गृह गैसें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हरित गृह गैसों के लिए मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, नाइट्रस और नाइट्रस ऑक्साइड आदि भी उत्तरदायी हैं। आपको समझ में आ गया होगा हरित गृह किसे कहते हैं। वायुमंडल पर जब सूर्य के द्वारा किरणें आती हैं उन किरणों को वो ऊपर जाने से रोक लेती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसके कई नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब इसी की वजह से देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्य ताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी, यानी सूर्य से सबसे कम हमें ऊर्जा कम मिलेगी। तो कब करेगी ये, बिल्कुल सूर्य क्षितिज के समीप। कब करेगी, सूर्य क्षितिज के समीप हमें क्या होगा, सूर्य ताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी। कैसे, कि सामान्यतः वायुमंडल एवं पृथ्वी की ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। क्या होता है कि सामान्यतः जो वायुमंडल है और पृथ्वी की जो ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है वो किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। और पृथ्वी को प्राप्त इसी सौर ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। और जो सूर्य के द्वारा जो ताप प्राप्त होता है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे शब्दों में हम कहें तो लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई तथा प्राय सौर्यक ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। क्या होता है, इसकी स्पीड की बात करें हम, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से क्या करता है, ये भ्रमण करती है। और तथा इससे जो सौर्यक ऊर्जा यानी इससे जो सौर ऊर्जा प्राप्ति होती है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, सौर्यताप के नाम से जानते हैं। आगे, सौरमंडल में ऊष्मा के प्रमुख स्रोत सूर्य के तत्व का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तथा आंतरिक भाग का तापमान 50 करोड़ फ़ारेनहाइट बताया जाता है। देखिए कि सौरमंडल में ऊष्मा के प्रमुख स्रोत का जो उसका अगर बाहर से टेम्परेचर देखा जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर वहीं हम अंदर की बात करें तो अंदर का टेम्परेचर आप देख सकते हो 50 करोड़ फ़ारेनहाइट माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथन और कारण है। जैसे अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। अच्छा ठीक, आगे कारण है, वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, तो बिल्कुल देखिए हम बात करें जब किसकी, अपने सौरमंडल की, तो अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल हमें देखने को मिलता है। सौरमंडल में प्रत्येक ग्रह का हमें क्या देखने को मिलता है, वायुमंडल देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। और वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है और वायुमंडल है वो जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण या व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है, पहले थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं जिससे और हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। सूर्य की बात कर रहे हैं सबसे पहले। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल में स्थित सभी 8 ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सत्य है कि जो सूर्य है उसके निश्चित क्रम में 8 जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा
कर रहे हैं। ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसकी परिभ्रमण गति भी उतनी ही अधिक है, यानी जो सूर्य के जितना निकट है उसकी परिभ्रमण गति भी क्या है, अधिक है। आगे, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। देखिए, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता और तारों का अपना प्रकाश होता है। आगे बात करें हम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं? आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनका आकार छोटा, घनत्व अधिक, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति और कौन सा? शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इनका आकार बड़ा तथा घनत्व कम है। इनका घनत्व अधिक है, आकार छोटा है। किसका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इनको आंतरिक भी कहा जाता है। जबकि हम बात करें अरुण, वरुण और शनि और बृहस्पति की, तो इनका आकार तो कैसा है? बड़ा है और इनका घनत्व कम है और उनका घनत्व अधिक है। अब हमें चूज करना है थोड़ा सा कि कौन सी किरणें कितनी, जैसे पैरावैग्निक की बात करें तो ये 8 से, पैरावैग्निक किरणों की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 13 तक देखने को मिलती है। वायुमंडलीय खिड़की, एक्सरे तथा गामा किरणें कहलाती हैं। आयोनियन विकिरणें 8 की होती हैं और समीप अपवृक्त होती हैं आपके 0.3 की। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ अगले क्वेश्चन को लेकर के, और अगला क्वेश्चन है आपका बेहद ही प्यारा। वायुमंडल की लंबवत परतों को, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी के बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से चयन कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या है, पहले सबसे पहले हमारा आता है परतों को देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ओजोनोस्फीयर, फिर आयोनोस्फीयर, यानी कि इनके हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बाद में सप्ताह मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब देखने को मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं इनको कि ट्रोपोस्फीयर ये वायुमंडल की सबसे नीची परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का लगभग 75% भाग पाया जाता है। किसमें? ट्रोपोस्फीयर में। यह जिसे हम जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से। ठीक है ना। और इसका जो नामकरण किया था वो किया था टी जेरेंस डी वोट ने। किसने किया था? टी जेरेंस डी वोट के द्वारा। इसे विक्षोभ मंडल या संवहनीय परत भी कहते हैं। इसको हम विक्षोभ मंडल और संवहनीय परत भी कहते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर है वो लगातार हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आगे बात करूं मैं, धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। देखिए, हम भूमध्य रेखा से देखते हैं तो 16 किलोमीटर तक औसतन मानी जाती है, और आप अगर ध्रुवों से देखते हो तो 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। आगे बात करें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर संवहनीय तरंगों के कारण इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोनोस्फीयर, इस मंडल की सघनता 15 से 35 किलोमीटर। जो ओजोन परत पाई जाती है उस लेयर हमें मोटी देखने को मिलती है, कितनी? 15 से 35 किलोमीटर की। और ऊंचाई के मध्य पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, जो आपके शीतलक पदार्थ हैं या शीतलक यंत्र हैं उनके यहाँ से उत्सर्जित होती है। ठीक है। इस परत का सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है। किसके द्वारा? CFCS के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि जलराशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है। जो जलराशि वाला क्षेत्र है, यानी हम कह सकते हैं महासागरीय वाला क्षेत्र है, वो क्या होता है? आपके स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होता है। इसके कारण क्या है? तो इसका कारण है विकिरण जल सतह परत से नीचे नहीं पहुंच पाता। क्या होता है? जो सूर्य की किरणें आती हैं और सूर्य की किरणें आती हैं तो वो जल की परत से क्या होता है? अधिक नीचे नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से वो कम गर्म होते हैं। जैसे जलराशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है क्योंकि विकिरण जल सतह परत से नीचे नहीं पहुंच सकता। साथ ही जलराशि की विशिष्ट ऊष्मा सामर्थ्य अधिक होती है, जिस कारण वह देर से गर्म तथा देर से ठंडी होने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से किसकी फ़ारेनहाइट की विशेषता नहीं है?
यानी हमको इनमें से बताना है निम्नांकित में से किसकी फ़ारेनहाइट्स की विशेषता नहीं है, तो वो किसकी नहीं है। इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दबी रहती हैं। क्या होती हैं, फ़ारेनहाइट्स की विशेषता नहीं है कि इन पौधों के पुनः, इन पौधों के जब पुनः पैदा होंगे तो इनकी जो कलियां हैं वो सदैव दबी रहती हैं, इनकी विशेषता नहीं है। बाद बाकी ये अत्यधिक शीत तथा उष्ण तापक्रम, सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकती है। बिल्कुल जो आपके ये वृक्ष हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके जो शीत है, उष्ण तापक्रम है, सूखी और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकते हैं। आगे बात करूँ, ये सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। वे ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष, झाड़ और छोटे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं वे, ऊंचे चिरस्थायी और वृक्ष, झाड़ और पौधे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करूं आपके सामने, नेक्स्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी में लवण की सघनता बढ़ते हुए क्रम में है। लवणता किसमें, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए हम बात करें बाल्टिक सागर, फिर उसके बाद आर्कटिक सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी और फिर लाल सागर, इनमें क्या देखने को मिलता है, लवण की सघनता, क्या लवण की सघनता बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले बाल्टिक सागर, फिर आर्कटिक सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी और फिर लाल सागर। ठीक, आगे आपका लवण की सघनता बढ़ते हुए क्रम में निम्न है, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। बाल्टिक सागर लवणता बहुत ही कम है, यह स्वीडन के तट के निकट, किसके, स्वीडन के तट के निकट प्रति 11 प्रति हजार तथा बोन्थिनिया की खाड़ी के मुहाने के निकट केवल 2 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, लवणता कम देखने को मिलती है। याद रखना है इसकी, जो स्वीडन का तट है उसके यहाँ पर तो 11,000 प्रति, और आपका जो बोथनिया की खाड़ी है उसके निकट देखने को मिलता है 2000 प्रति लवणता। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि यहाँ पर तापमान कम है और इसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉफिक स्तर की अवधारणाओं पर थर्मोडायनेमिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है। किस पर लागू होती है, तो हमें देखने को मिलती है कि ऊर्जा का प्रवाह 100% क्षमता एक ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर पर प्रवाहित होती है। क्या होती है कि जो आपका ऊर्जा का प्रभाव है वो 100% क्षमता तक एक ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर, यानी कि कथन और कारण से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होता है। चलिए, क्या बसंत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। बिल्कुल, हमने 3 चीज़ें याद होनी चाहिए आपकी, युति, व्युति और एक सिजगी। इन तीनों में आपके सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध पर दिखाई देते हैं, और सबसे अधिक ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं वो आपके पूर्णिमा और अमावस्या को ही देखने को मिलते हैं। जब बात करते हैं हम समकोण की, तो समकोण को हमें देखने को मिलते हैं सप्तमी या अष्टमी तिथि को। कब देखने को मिलते हैं, सप्तमी या अष्टमी को। इसे ही हम देखिए, जैसे ये तीनों जब एक सीध में होंगे तो इसी स्थिति को हम सिजगी के नाम से जानते हैं, इसी को युति के नाम से जानते हैं, इसी को व्युति के नाम से जानते हैं। और जब ये तीनों समकोण पर आ जाएंगे तो इसे ही हम कहेंगे, एक तो कुबड़ा के नाम से जानते हैं, और इसमें निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं। और ये स्थिति हमेशा कब होती है, सप्तमी या अष्टमी को, और ये कब होगी, ये अमावस्या या पूर्णिमा को देखने को मिलती है। और इसी स्थिति में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, और विश्व का एकमात्र स्थल जहाँ पर 4 बार ज्वार देखने को मिलते हैं वो है आपकी फंडी की खाड़ी। ठीक, तो बिल्कुल क्या है इसमें, ए और आर दोनों, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि हमने देखा ना अमावस्या को और जो ज्वार है वो हमें क्या नहीं देखने को मिलते, सदैव समकोण पर नहीं होते हैं, इसमें हमेशा सदैव सीध पर होते हैं।
चलिए वही है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी कथन कारण से है और आपको पढ़ के बताने हैं कि क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। क्या कह रहा है कि क्षेत्रों के अभिज्ञान यानी उनकी जानकारी के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। ठीक, कारण क्योंकि स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता एवं विभिन्नता स्थापित करना होता है। बिल्कुल, क्षेत्रों का अगर आप क्षेत्रों की जानकारी चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या अनिवार्य है कि उसकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करें, क्योंकि उनका अध्ययन करने से हमें क्या मिलेगा, उनके बीच समानता और विभिन्नता स्थापित करना होता है। ठीक है ना, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, और 17 कह रहा है कि कल्याण नगरी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है। जो कल्याण नगरी भूगोल है उसके अंदर किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है, तो यह दिया जाता है जीवन गुणवत्ता के पक्ष को। किसको? जीवन गुणवत्ता के पक्ष को, क्योंकि कल्याणकारी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ था, जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। आपकी जो सामाजिक समस्या है उनके समाधान से संबंधित है, तो वो कौन सा है आपका? कल्याणकारी भूगोल। कल्याणकारी भूगोल का विकास भावनात्मक क्रांति किससे? इमोशंस के साथ में स्थानिक विश्लेषण एवं आचार परक क्रांति के प्रति प्रतिक्रियाओं के रूप में हुआ। कल्याणकारी भूगोल के विकास में आपके याद रखना DM स्मिथ, A.G. फ्रैंक आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। किस किसका? DM स्मिथ, A.G. फ्रैंक। भावनात्मक आधार पर 1970 में विकास हुआ था और ये किससे संबंधित था? आपकी सामाजिक समस्याओं से संबंधित था। कौन सा? कल्याणकारी भूगोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डेविड हॉर्वे को निम्नलिखित में योगदान देने के लिए जाना जाता है। जो आपके डेविड हॉर्वे हैं उन्होंने किस में योगदान दिया था? तो अतिवादी भूगोल में। किस में? अतिवादी भूगोल में। देखिए, मात्रात्मक क्रांति एवं स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप 1970 के दशक में अतिवादी भूगोल का विकास हुआ। यह मात्रात्मक विश्लेषण एवं पॉजिटिविस्टिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक नियमों को अस्वीकार करता है। ये जो उनके सैद्धांतिक नियम थे उनको क्या करता है? पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है, क्योंकि डेविड हॉवे J.R. पीट जैसे विद्वानों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतिवादी भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। और भी याद रखना चाहो, अतिवादी भूगोल में किस किस का योगदान देखने को मिलता है? एक है पत्रिका आपकी एंटीपोड, ठीक है ना, और एक मिलते हैं आपको क्लार्क विश्वविद्यालय। इन दोनों का भी डेविड J. हार्वे के साथ महत्वपूर्ण योगदान है। कौन से भूगोल में? तो ये देखने को मिलता है अतिवादी भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके, कथन कारण से विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। ठीक, बिल्कुल, विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। बिल्कुल, हम देखते हैं जहाँ कई महाद्वीपों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है और कई कई महाद्वीपों के अंदर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। आगे, क्योंकि जनसंख्या के असमान वितरण के लिए राजनीतिक पर्यावरण उत्तरदायी है। बिल्कुल, विश्व की जनसंख्या का जो बिखराव है या जो विषमताएं पाई जाती हैं उसके लिए कौन सा भूगोल जिम्मेदार है? तो उसके लिए आपका राजनीतिक पर्यावरण उत्तरदायी है। कैसे है? क्योंकि विश्व में जनसंख्या के विवरण पर भौतिक में आपके जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज, ये तो ये प्रभावित करेंगे। जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं होगी वहाँ पर व्यक्ति निवास नहीं करेंगे। स्थलाकृति, मिट्टी और खनिज। इसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जहाँ व्यक्ति किसी एक विशेष धर्म के होंगे वहाँ पर उस धर्म के लोग रहना निवास पसंद करेंगे। वहीं पर बात करूँ मैं आर्थिक, यानी कि पैसे की थोड़ी सी इनकम होगी तो वहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है ना। तो विश्व का 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम तथा 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वालों में निवास करती है। आपकी 60% जनसंख्या तो वो किस में करती है? आपके 200 मीटर से कम, यानी 200 मीटर से कम, और 80% करती है 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में एवं 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। तो आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि जो जनसंख्या है वो असमान वितरण कैसे है और उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, और 20 क्या कह रहा है? महानगरीय शहरों के विकास को किन संयोजक तत्वों द्वारा सही तरीके से समझाया जा सकता है? तो महानगरीय व शहरी विकास को समझने के लिए आपको क्या है? पहले तो
क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार समझना होगा, फिर आप्रवास को समझना होगा, फिर उसके बाद में परिधि के अधिवासों का समावेलन करना पड़ेगा, और फिर उच्च जन्म दर। ठीक है ना। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, सबसे पहले आपको आप्रवास, उसके बाद में परिधि के अधिवासों का समावेलन, उसके बाद में आपको क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार। इस तरीके से हम किसी महानगरीय शहरों के विकास को किन संयोजक यानी इनका विकास कैसे हुआ था। पहले तो जैसे इसके अंदर जनसंख्या निवास करेगी तो क्या होगा, क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार देखने को मिलेगा। आप्रवास, लोगों में जब नगरों का निर्माण होता है या जो नगरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं वो आप्रवास को माना जाता है। आगे है परिधि के अधिवासों का समालेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। वे अधिवास समावितरित माने जाते हैं जिनकी आर मूल के समान है। क्या है, जिनकी आर मूल्य के समान है। कितनी, 2.0। अब देखते हैं कैसे कैसे हैं। एक आर एन तालिका दी गई है, आपको 0.00 से 0.9 तक पूर्ण संकेंद्रण देखने को मिलता है, और 0.10 से 0.50 तक उच्च संकेंद्रण देखने को मिलता है। 51 से 99 तक गुच्छेदार क्रम, 1 से 1.19 तक देखने को मिलता है। देव प्रतिरूप 1.20 से 1.99 तक देखने को मिलता है। उपागमीय प्रवृत्ति 1.50 से 2.14 तक देखने को मिलता है। प्रक्षेपित क्रम और 2.149 2.1491 पॉइंट से लेकर के 2.15 तक देखने को मिलता है पूर्ण षष्ठ कोणीय। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास सिटी की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या हो और उसकी क्या हो, 10 लाख। ठीक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन कारण से शहर जिनमें वृद्धि दर बहुत अधिक है उनमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है। शहर वृद्धि दर जिनमें यानी कि जिसके यहाँ पर बोल सकते हैं हम जनसंख्या तीव्र है, उसके अंदर क्या है, वयस्क अधिक देखने को मिलते हैं। शहरी की ओर आप्रवास लिंग एवं आयु वर्ण होता है। तो बिल्कुल जहाँ पर क्या है, वृद्धि दर अधिक है, मतलब वहाँ पर पुरुष की जनसंख्या है या जो वयस्क जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। कारण है क्योंकि शहरों की ओर आप्रवास लिंग एवं आयु वर्ण होता है। हम देखते हैं शहरों की तरफ लोगों का रुझान कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं जैसी सभी प्राप्तियाँ हमें शहरों में हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24, कुलगार्डी तथा खालगोर्डी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये खनन नगर के लिए प्रसिद्ध हैं और ये सोने की खदानें हैं और आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे हम बात करते हैं सोने के जोहान्सबर्ग जो कि आप दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले जो हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये अभी आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। आगे सोना तुलनात्मक रूप से शुद्ध रूप में नसों में एवं प्लेसर निक्षेप के रूप में देखने को मिलता है। विश्व में सोने का सर्वाधिक संचित भंडार दक्षिण अफ्रीका में है और ऑस्ट्रेलिया के सोना उत्पादक क्षेत्र निम्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है खालगोर्डी और कुलगार्डी। विक्टोरिया में देखने को मिलता है बेलारेट और बेडिंगो, और क्वींसलैंड में देखने को मिलता है माउंट मॉर्गन। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है, इनमें से कौन सा है वो जैविक संसाधन है। तो कौन सा है, कोयला, क्योंकि ये बहुत पुराने जीवों के जो अवशेष होते हैं वो दबकर नीचे रह जाते हैं और कई करोड़ों साल किसका निर्माण होता है, जीवाश्म का। कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयले का निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस युग में हुआ। इसके अलावा कुछ कोयलों का निर्माण टर्शियरी युग में भी देखने को मिलता है और 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है आपका एंथ्रेसाइट होता है, सबसे जो घटिया क्वालिटी का होता है वो पीट होता है, क्योंकि एंथ्रेसाइट के अंदर आपको कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक देखने को मिलती है। भारत में उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ कोयले के प्रमुख क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सा है जो न्यूनतम मूल्य के आधार पर संबंधित है, बताना है। वो है आपका कौन सा, वो है आपका वेबर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत है जो कि न्यूनतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है।
आगे बात करें हम, अल्फ्रेड वेबर ने उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे। स्थानीयकरण की विचारधारा को इससे पहले 1882-1885 के बीच विलियम लोहांट ने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेबर का सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि उद्योगों के स्थानीयकरण पर परिवहन मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वेबर ने कहा था कि आप कच्चे माल को और एक आप तैयार माल को, इन दोनों की भी लागत में क्या होगा, आपको अंतर देखने को मिलेगा। कच्चा माल भारी भरकम होता है, जबकि बनने के बाद में परिष्कृत हो जाता है, अपशिष्ट जो होता है वो हट जाता है। परिवहन लागत पर काम करने का किया था आपके वेबर के द्वारा। आगे एक तरफ आपके क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है, हमको मिलाना है। जैसे मैं बात करूं कि आपके फ्रांस में, तो फ्रांस में देखने को मिलता है लॉरेंस, और लॉरेंस सार की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यूक्रेन के देखने मिलता है हमें कौन सा, क्रिया वराग, और जर्मनी में देखने को मिलता है सामिल्टर क्षेत्र, और यूएसए में देखने को मिलता है मशाबी क्षेत्र। इसी प्रकार से न्यू इंग्लैंड कहाँ देखने को मिलता है, तो न्यू इंग्लैंड मिलता है आपको यूएसए में। लेकिन मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है, ये इंग्लैंड में। कहाँ मिलता है, इंग्लैंड के अंदर, जिसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से याकोटाकोयामा आपके जापान के अंदर मिलता है। उत्तरी क्यूशी द्वीप पर देखने को हमें नागासाकी मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई प्रकार के औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित को भारत में अंबारीय जहाजरानी व्यापार 2001 के संदर्भ में घटते क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, फिर भी याद रखना कि अंबरीय जहाज व्यापार 2001 के संदर्भ में घटते क्रम में मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला ये बंदरगाहों का क्रम था। मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया है, किसमें, बाहरी परत में। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैकेंडर का कौन सा सिद्धांत है, वो है आपका हृदय स्थल सिद्धांत। कौन सा, हृदय स्थल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मैकेंडर के द्वारा। और इसमें जो हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया है बाहरी परत में। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए देखिए क्या कहा है कि मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को बाहरी परत में सम्मिलित किया है। किसमें, बाहरी परत में सम्मिलित किया है। मैकेंडर ने हृदय स्थल की परिकल्पना 1904 में निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी में प्रस्तुत किया है। मैकेंडर ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि समस्त शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। क्या हो रहा है कि जो समुद्री शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो रही हैं। अंतिम विजय महाद्वीपीय शक्तियों की ही होगी। अंतिम विजय है वो किसकी होगी, महाद्वीपीय शक्तियों की होगी। उन्होंने विश्व के स्थलीय क्षेत्रों के 3 स्तरों में व्यक्त किया है, जिनके नाम हैं हृदय स्थल, आंतरिक अर्ध चंद्राकार पेटी, बाह्य अर्ध चंद्राकार पेटी। ठीक है ना, इसी को हम हृदय स्थल को बोलते हैं हार्टलैंड। कौन सा, हार्टलैंड थ्योरी के प्रतिपादक मैकेंडर को माना जाता है। आगे ये कथन किसका है कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग पर नियंत्रण करता है। ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था आपके स्पाइकमैन ने। स्पाइकमैन ने क्या कहा था कि जो एशिया पर राज करता है या क्या करता है, यूरेशिया पर राज करता है, वह विश्व के भाग पर भी नियंत्रण करता है, स्पाइकमैन के अनुसार। स्थल की शक्तियाँ अपेक्षाकृत समुद्री गतिशीलता ही विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायक है। इनका मानना था कि स्थल की अपेक्षा अगर समुद्री शक्तियाँ हैं तो वो क्या है, आपके साम्राज्य की स्थापना में सहायक है। स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सा, शांति का भूगोल, पीस ऑफ जोग्राफी, एज रिटन बाय स्पाइकमैन इन 1944, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्पाइकमैन ने कहा कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा, क्या कहा था कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वह यूरेशिया पर राज्य करेगा, और जो यूरेशिया पर राज्य करेगा वह विश्व के भाग पर नियंत्रण करेगा। अकॉर्डिंग स्पाइकमैन क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो यूरेशिया पर राज करेगा, और जो यूरेशिया पर राज करेगा वो पूरे बाकी विश्व के पृथ्वी के भाग को भी क्या करेगा, नियंत्रित। निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में से कौन सा
उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में सीमित है। तो हमने इसके बात पहले भी कर ली कि जो आपको गारो खासी जयंतियाँ हैं वो उत्तर पूर्व के एक ही राज्य में सीमित हैं। कैसे? गारो खासी जयंतिया के लोग मेघालय राज्य की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करते हैं। किसमें? खासी और जयंती पहाड़ियों में। इन लोगों का मुख्य धंधा कृषि है, यानी कृषि कार्य करते हैं। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये लोग झूमिंग से तात्पर्य स्लेश एंड बर्न कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि करते हैं, जिससे पहाड़ी ढाल के जंगलों को काट करके या 3 वर्षों तक कृषि की जाती है। ठीक है, तो याद रखना गारो खासी जयंतियाँ हिमालय जो सुअमरी आपका मेघालय है उसके अंदर देखने को मिलती हैं और एक ही राज्य के अंदर ये सीमित हैं। और गारो और जो आपकी जयंतिया पहाड़ी हैं उनके अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करूं, निम्नांकित युग्म में से कौन सा द्रविड़ीयन भाषा का समूह है? तो कौन सा आपका? कन्नड़ और तेलुगु। कौन सा है? कन्नड़ और तेलुगु। इनमें से द्रविड़ीय भाषा का समूह कौन सा है? तो वो है आपका कन्नड़ और तेलुगु। और व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। द्रविड़ मात्राएं आर्य भाषाओं से अधिक पुरानी हैं। द्रविड़ मात्राएं आर्य भाषाओं से अधिक पुरानी हैं। द्रविड़ भाषाएं बोलने वाली लगभग सारी जनसंख्या दक्षिण भारत में सीमित है। जो आपकी द्रविड़ बोलने वाली है वो सभी के सभी किसमें? दक्षिण भारत में सीमित है। द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम है। ये क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में बोली जाती हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? ये आपके दक्षिण भारत में सीमित हैं। और द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये क्रमशः पहले तो तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल के अंदर बोली जाती हैं। नेक्स्ट बात करूं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ठीक है, आप सभी को आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर? धन्यवाद, बिल्कुल आपका भी आभार। तो स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी। स्थान लोक कार्य की संकल्पना किसने की थी? तो ये आपके की थी ला पिले ने। किसने? ला पिले ने। ला पिले ने फ्रांसीसी समुदाय का एक महान भूगोलवेत्ता है। याद रखना, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं कौन? ला पिले। ला पिले ने स्थान लोक कार्य की संकल्पना प्रतिपादित की, जिसका उल्लेख अपनी रचना स्थान कार्य एवं परिवार नामक ग्रंथ में किया है। उनकी रचना है स्थान कार्य एवं परिवार नामक ग्रंथ। किसका? ला पिले का। किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं कथन। भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर्व्यक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता वृद्धि हुई है। कारण नवोदारीकरण की नीतियां तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित हैं और क्षमता मानकों से जुड़ी हैं। देखिए ए और आर दोनों सही हैं कि भारत में उत्तर उदारीकरण के समय प्रादेशिक अंतर्व्यक्तिकरण स्तरों में प्रादेशिक भिन्नता हुई थी। बिल्कुल, उदारीकरण के समय कुछ राज्यों के अंदर अधिक विकास होता है, कुछ के अंदर कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो आपकी हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति के समय भी क्या होता है? क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है। कारण क्योंकि नवोदारीकरण की नीतियां तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित थी और क्षमता मानकों से जुड़ी थी। जो आपका नवोदारीकरण था वो एक तो किससे? लाभ के सिद्धांत पर आधारित था। किस पर? लाभ के सिद्धांत पर। जहां लाभ अधिक प्राप्त होगा वो वहां पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा सा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर व्यक्तिगत स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। सत्य है और ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है हमसे? नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। आपके नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। ये की थी आपकी क्लेरेंस पेरी ने। किसने? क्लेरेंस पेरी ने। नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा क्लेरेंस पेरी ने प्रतिपादित की थी। ठीक, लुई मैमफोर्ड ने अपनी पुस्तक, याद रखना लुई मैमफोर्ड, किसने? लुई मैमफोर्ड ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज़ में नगरों के प्राचीन काल में उद्भव से लेकर आधुनिक स्वरूप में विकसित होने की अवस्था के आधार पर नगरों को निम्नांकित भागों में विभाजित किया है। याद रखना कौन सा? लुई मैमफोर्ड। और लुई मैमफोर्ड की पुस्तक कौन सी थी? इनकी थी द कल्चर ऑफ
द सिटी। कल्चर ऑफ सिटी में इन्होंने कहा था कि पहले यूपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरपोलिस, नेक्रोपोलिस। यूपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरपोलिस, नेक्रोपोलिस। यूपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ट्राइपोलिस और नेक्रोपोलिस। लियोपोल्ड की पुस्तक द कल्चर ऑफ द सिटीज़, और इसमें प्राचीन काल के उद्भव से लेकर के जो अभी नवीन तक देखने को मिलते हैं इसकी व्याख्या की थी। ठीक, आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं क्या कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36, और 36 हमसे क्या कहता है आपको बताना है। ठीक, भारत को नियोजित प्रदेशों में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया था। किसने किया था? नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन ने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने का समग्र प्रयास किया था। आपके किसने? नगर एवं ग्राम नियोजक संगठनों के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारत में प्रकाश राव पहले भूगोलविद थे जिन्होंने 1949 में देश को नियोजन की दृष्टि से प्रदेशों के महत्व को सर्वप्रथम बताया था। क्या किया? नियोजन की दृष्टि से सर्वप्रथम इनके महत्व को बताया था। वहीं बात करते हैं हम सन 1961 में रामचंद्रन ने पहली बार भारत को 5 स्थल प्रदेशों में विभक्त किया। इसके उपरांत 1962 में सेनगुप्ता ने भी देश को 6 स्थलों में विभक्त किया। देखिए सबसे पहले किसने किया? प्रकाश राव ने। सेकंड की बात करें 1961 में आए थे आपके रामचंद्रन ने। ठीक है ना, और रामचंद्रन ने जो स्थल को किया था 5 में। ठीक है, इसके बाद में आए थे आपके सेनगुप्ता। कौन? और सेनगुप्ता ने जो किया था 1962 में, और इन्होंने कितने स्थल बताए थे? 6 स्थल बताए थे। ठीक है ना, तो नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप क्या है ये हमको बताना है। तो बिल्कुल ये कैसा है? तो ये प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। बिल्कुल सबका सही। हाँ, एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, तो लक्षद्वीप है आपका। क्या है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक, आगे बात करता हूँ मैं थोड़ी सी। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है और द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें केवल 11 ही आबाद हैं। आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 38 की। वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? बिल्कुल नियोथोलिक काल में। किसमें? नियोथोलिक काल में इनका उद्भव हुआ था। वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ काल नियोथोलिक काल में हुआ था। आगे वो नियोथोलिक काल है और यह है इयोथोलिक काल। 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 4 करोड़ वर्ष पूर्व तक के काल को हम लगभग 3 करोड़ वर्षों तक रहा था इयोथोलिक, जो कि 4 से 7 करोड़ों के बीच में रहा था। और कितने वर्षों तक रहा था? 3 करोड़ वर्षों तक रहा था। आगे बात करूं, इसी काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा पिछले युग में निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि हुई। हाथी, घोड़ा, राइनोसेरम के पूर्वजों का जन्म इसी युग में हुआ था। ठीक है, इसी युग में हुआ था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 39, और 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली से संबंधित नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, अप्पू घर, रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से आपका गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुंबई से संबंधित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका भाग नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? हिमालय के उत्थान का जो काम है वो किस काल में हुआ था, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल किस काल में हुआ था? ये
ये आपके हुआ था मध्य ओलिगोसीन में। किसमें? मध्य ओलिगोसीन में। भारत के विख्यात भूगर्भ शास्त्री DN बाडिया के अनुसार महान हिमालय का जन्म लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटिशियस युग में हुआ, जबकि हिमालय का उत्थान सर्वप्रथम ओलिगोसीन में हुआ। इस युग में वृद्ध हिमालय का जो विकास था पूर्णता को प्राप्त कर रहा था। किस युग में? ओलिगोसीन युग में। मध्य हिमालय का उत्थान मायोसीन शक में हुआ था। मध्य हिमालय का उत्थान मायोसीन शक में हुआ था। हिमालय की तीसरी श्रृंखला शिवालिक का उद्यान प्लायोसीन शक में हुआ था। तीसरी श्रृंखला शिवालिक का प्लायोसीन में और प्रारंभ ओलिगोसीन में हुआ था और मध्य हिमालय का मायोसीन शक में। आगे आपका इसी कल्प में काला सागर, कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर की उत्पत्ति हुई। इसी काल में मानव सहारा प्रच्छहीन बंदरों का विकास हुआ था। किस काल में? तो ये माना जाता है आपके प्लायोसीन में। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि अरब सागर की उत्पत्ति हुई, काला सागर है आपका, कैस्पियन सागर है और आपके क्या है जो मानव है सहारा जो पूंछहीन बंदरों का उद्भव हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे मैं बात करूं, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। मणिपुर की इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है। मिजोरम की आइजोल है। ठीक, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए है। क्या दर्शाने के लिए है वो आपका? तो वो दर्शाने के लिए है प्लॉट क्षेत्र की सीमा है। क्या? प्लॉट क्षेत्र की सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्लॉट सीमा दर्शाने के लिए है जहां भू संपत्ति मानचित्रों में व्यक्तिगत भवनों एवं क्षेत्रों की सीमाएं अंकित होती हैं। वहीं स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों, उच्चावच प्रभाव प्रणाली का क्षेत्र, जलाशय, दलदली क्षेत्र, नगर, गांव, परिवहन मार्ग आदि को प्रदर्शित किया जाता है। तो वापस याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र आपके प्लॉट क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 43 और 43 क्या कह रहा है? 43 है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निम्नलिखित का संशोधित रूप है। किसका है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप? तो वो आपको मिलेगा पॉलीक्रोनिक का। किसका? पॉलीक्रोनिक का। अब ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पॉलीक्रोनिक का संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप एक अनुपात की मापनी पर बनाया जाता है, यानी 1:10 लाख की मापनी पर बनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप। बहुसंख्यी के स्थान पर स्थलाकृतिक अंश चित्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप का सुझाव जर्मन भूगोलवेत्ता ए फैंक ने दिया था। बहुसंख्यक प्रक्षेप की भांति ही इस प्रक्षेप में भी अक्षांश वृत्त अंश केंद्रित होते हैं, देशांतर रेखाएं सरल होती हैं तथा अक्षांश वृत्ताकार देखने को मिलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से कौन सा GIS का अवयव है वो हमको बताना है। कौन सा GIS का अवयव है? तो ये देखने को मिलेगा आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उप पद्धति। कौन सा? आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उप पद्धति। तो ये किसका अवयव है? GIS अवयव का। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और इसको पढ़ने का प्रयत्न करें। GIS को हम बोलते हैं ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है ना। भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो संगणक पर आधारित है। इससे भूसंदर्भित बहुचर आंकड़े प्रसंस्करण तथा विश्लेषण किया जाता है। GIS से वन क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों तथा प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाना आसान हो जाता है। याद रखना, इससे आपकी प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाना और वन क्षेत्रों को और प्रमुख सड़कों को दर्शाना GIS से क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। भूमि प्रणाली, भूमि सूचना प्रणाली तथा पर्यावरणीय सूचना प्रणाली भौगोलिक सूचना तंत्र के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? भौगोलिक सूचना तंत्र के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45, माध्यक अति एकक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। इसमें आंकड़ों का ऊर्ध्वगामी एवं निम्नगामी व्यवस्थापन अनिवार्य है। तो बिल्कुल आपका माध्यक है यदि एकक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसमें आंकड़ों का ऊर्ध्वगामी एवं निम्नगामी व्यवस्थापन अनिवार्य है। बिल्कुल ए और बी दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण इज नॉट राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 46 और सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। मिलाइए। होमोलोग्राफिक, ऑर्थोमोर्फिक, इक्विडिसेंट और एजीकथू कमुथल, आपको इन दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। वेरी गुड, सबके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे हम बात करें होमोलोग्राफिक, ये आपके समक्षेत्र से, किससे, समक्षेत्र से। इसके बाद मैं बात करूं ऑर्थोमोर्फिक, आपकी शुद्ध आकृति से है, किससे, शुद्ध आकृति से। और इक्विडिसेंट सही दिक्वान से है। और एजीमथुकल, ये आपकी सम दूरी से संबंधित है, किससे, सम दूरी से संबंधित है। आगे वही पैराग्राफ दिया गया है, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ करके जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय इसको पढ़ने में लग जाता है। तो चलिए, एक रूपता के सिद्धांत की मुख्य संकेत क्या है। तो जैसे ही एक रूपता का जो सिद्धांत है उसके मुख्य संकेत हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी है। आधुनिक भूगोलविद्ताओं के आधारभूत सिद्धांत को एक रूपतावाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने। किसने सबसे पहले एक रूपता के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने की, हटन। किसने की, हटन के द्वारा 1785 में प्रतिपादित किया जाता है। इनके बाद में फिलिप हेयर के द्वारा 1802 में अच्छी तरह से पुनः प्रारंभ किया गया तथा लॉयल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी में अनेक संस्करणों के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया था। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 49 की, और 49 कहता है हमसे, हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में। क्यों, क्योंकि क्या थे ये, प्लाइस्टोनिस काल के, यानी हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में, प्लास्टोनिक काल के। ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 50 और आज की कक्षा का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और अंत भला तो सब भला। चूनी ली स्थलाकृति एक महत्वपूर्ण विशेष आकृति है। किसकी है, तो ये आपको किसकी देखने को मिलेगी, घोल रंध्र की। किसकी, घोल रंध्र की। भूमिगत जल चूना पत्थरों तथा अन्य घुलनशील चट्टानों में घुलनशील पारपथ खेल देते हैं तथा सतह में गर्त बना देते हैं, जिन्हें घोलरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोलरंध्र कहा जाता है। तो ये नेट जेआरएफ को लेकर के हमारी 50 क्वेश्चन थे, उनकी हमने चर्चाएं की। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम कल की कक्षा में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।